नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पश्चिम एशिया के घमासान के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया प्रधानमंत्री मोदी को फोन। प्रधानमंत्री ने तनाव घटाने और शांति बहाली पर दिया जोर। कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुला रखना पूरी दुनिया के लिए जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत। पश्चिम एशिया संकट, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर जोर। भारत श्रीलंका ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की प्रमुख पहलों की प्रगति की समीक्षा की। पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री मोदी का राज्यसभा में बयान। संवाद से समाधान पर दिया जोर। कहा, देश को रहना होगा हर चुनौती के लिए तैयार। हॉर्मूज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर बढ़ रहे दो जहाज। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के संकेत नहीं। ईरान के कई ऊर्जा ठिकानों और रणनीतिक इलाकों पर हमला। तेहरान की इजरायल पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला। पांच प्रदेशों में चुनावी घमासान तेज। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने जारी किया घोषणा पत्र। महिलाओं और मध्यम वर्ग के लिए बड़े वादे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचे कोलकाता। असम में हिमंता बिस्वा का मेगा रोड शो। अन्य दलों का भी प्रचार जारी। गुजरात विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश। पारित होते ही उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला बन जाएगा दूसरा प्रदेश। और टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए महत्वपूर्ण फैसला। रेलवे ने बदले टिकट कैंसिलेशन के नियम। अब समय के हिसाब से तय होगा रिफंड। ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन। नए नियम 1 से 15 अप्रैल के बीच अलग अलग चरण में होंगे लागू। और सुर्खियों के बाद समाचार की शुरुआत करते हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष के 25वें दिन भी हालात सामान्य होने की बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति इस वक्त दुनिया में चिंता का विषय बनी हुई है। संघर्ष की स्थिति में भारत लगातार शांति का पक्षधर बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत में पश्चिम एशिया की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने के पक्ष में है। भारत ने हॉर्मूज को खुला रखने, सुरक्षा और इसकी सुलभता पर जोर दिया है। इस संवाद के दौरान दोनों देशों ने शांति और स्थिरता की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को साझा किया और इस पर सहमति व्यक्त की कि वो एक दूसरे के संपर्क में रहकर इस मुद्दे पर लगातार काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच भी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए अपने संदेश में लिखा, राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके से बात की और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, जिसमें वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करने वाले व्यवधानों पर विशेष ध्यान दिया गया। हमने भारत श्रीलंका ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रमुख पहलों की प्रगति की समीक्षा की। करीबी और भरोसेमंद साझेदारों के रूप में हमने साझा चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
पश्चिम एशिया युद्ध से उपजे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में आज बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जंग के हालात में सबसे बड़ी प्राथमिकता देशवासियों की सुरक्षा और उनके हितों को बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट से निपटने में राज्यों से सहयोग की अपील की तो निरंतर ऊर्जा आपूर्ति के लिए किए जा रहे तमाम प्रयासों को गिनाया। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से संवाद और कूटनीति से समाधान निकालने पर जोर दिया तो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप और 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप गठित करने के हालात पर चर्चा और लगातार काम करने का भरोसा जताया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, पश्चिम एशिया युद्ध पर राज्यसभा में बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और भारतीय समुदाय के हितों को सरकार के लिए सर्वोपरि बताया। कहा कि युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। युद्ध से व्यापार के रास्ते, ऊर्जा और उर्वरक जैसी जरूरी आपूर्ति प्रभावित हो रही है। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने को पीएम ने सरकार की प्राथमिकता बताया। ईरान, इजराइल और अमेरिका सहित संबंधित देशों के साथ लगातार संवाद की चर्चा करते हुए पीएम ने शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। पीएम ने कहा कि सरकार के प्रयासों से बीते कुछ दिनों में दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। पीएम ने कहा कि युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक चलती हैं तो गंभीर दुष्परिणाम तय हैं। ऐसे में बीते 11 वर्ष में आत्मनिर्भरता की दिशा में किए गए प्रयास देश के काम आ रहे हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। पीएम ने ऊर्जा आपूर्ति, रक्षा, औषधि उत्पादन और दुर्लभ खनिज जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता से जुड़े प्रयासों का जिक्र किया। पीएम ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध के दुष्प्रभाव का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित न हो, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। ये ग्रुप नियमित मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता रहा है। पीएम ने कहा कि सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। निरंतर प्रयास है कि किसानों पर किसी भी संकट का बोझ न पड़े। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में ये संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पर मिलता रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। जहां प्रवासी श्रमिक साथी काम करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाए जाएं। ऐसी स्थितियों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकारें विशेष व्यवस्थाएं करें तो इससे काफी सुविधा होगी। पीएम ने देशवासियों को भरोसा दिया कि सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। कुमार आलोक और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 25वां दिन है और अभी भी दोनों ओर से हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान के साथ बातचीत का दावा और उसके बाद ईरान के किसी भी प्रकार की बातचीत से इनकार के बाद हालात पूरी तरह अस्पष्ट बने हुए हैं। अमेरिका के 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले नहीं करने के दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। ईरान का दावा है कि इजराइल के हमले में ऊर्जा संयंत्र को नुकसान पहुंचा है। इस बीच दुनिया के तमाम देशों से शांति की अपील तो की जा रही है, लेकिन समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊर्जा संयंत्रों पर अगले 5 दिनों तक हमला नहीं करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान की ओर से आई कड़ी प्रतिक्रिया से युद्ध रोकने को लेकर ट्रंप के दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। फिर भी कई मीडिया संस्थानों द्वारा सूत्रों के हवाले से चलाई जा रही खबरों से ऐसा लगता है कि किसी न किसी स्तर पर संवाद का दरवाजा खोलने की कोशिश हो रही है। ऐसी खबरें हैं कि तुर्की दोनों पक्षों को युद्ध के बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा है और संभावित समझौते पर बातचीत शुरू करने के प्रयासों में अमेरिका और ईरान दोनों को शामिल कर रहा है। इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि तुर्की के विदेश मंत्री ने रविवार को अपने ईरान, मिस्र और यूरोपीय समकक्षों से संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की थी। ये भी बताया जा रहा है कि उसी दिन हकान फिदान ने वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों से भी फोन पर बात की थी। माना जा रहा है कि इसमें स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल थे। पिछले हफ्ते फिदान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि वार्ता शुरू करने के लिए अंकारा एक छोटी या अस्थायी युद्ध विराम अवधि की संभावना पर विचार कर रहा है। इससे पहले शनिवार को ही उन्होंने सऊदी अरब, कतर और इराकी सहयोगियों के साथ चर्चा भी की थी। हालांकि ईरान ने ट्रंप के युद्ध के संबंध में तेहरान के साथ रचनात्मक बातचीत के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वित्तीय और तेल बाजारों को प्रभावित करने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि एक अमेरिकी मीडिया ने एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के हवाले से मध्यस्थों के जरिए कुछ अमेरिकी सुझावों के प्राप्त होने और उनकी समीक्षा किए जाने की बात कही है। मंगलवार को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने मिस्री समकक्ष से बात की। दोनों की बातचीत में युद्ध की ताजा स्थिति पर चर्चा हुई। इन अटकलों के बीच व्हाइट हाउस ने कहा है कि स्थिति तेजी से बदल रही है और शीर्ष अमेरिकी और ईरानी नेताओं के बीच किसी औपचारिक बैठक की घोषणा नहीं की गई है। व्हाइट हाउस ने मीडिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अमेरिका उनके जरिए बातचीत नहीं करेगा। उधर ईरान की माने तो ट्रंप का अगले 5 दिनों तक ऊर्जा संयंत्रों पर हमला न करने का दावा भी तुरंत बिखर गया। ईरान ने कहा है कि इजराइल ने ऊर्जा संयंत्रों पर हमले जारी रखे हुए हैं, जबकि इजराइल का आरोप है कि रॉकेट ईरान की तरफ से दागे गए हैं। कई जानकार भी ट्रंप के इस प्रस्ताव पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें ट्रंप के सुझाव में किसी बड़ी तैयारी के लिए सिर्फ समय हासिल करने की कोशिश लगती है। ऐसी भी खबरें हैं कि होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए अमेरिका 4500 नौसैनिकों और मरीन की एक टुकड़ी को इस क्षेत्र में भेज रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल की ग्लोबल रीजनल सुरक्षा घटनाओं और भारत की रक्षा तैयारियों का रिव्यू करने के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा सचिव के साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी भाग लिया। साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख, डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत और अन्य लोग मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतह अली ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने ईरान में भारतीय नागरिकों को दी गई सहायता की सराहना की। इसे चुनौतीपूर्ण समय में महत्वपूर्ण कदम बताया। मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए विदेश मंत्री ने लिखा कि ईरान में भारतीयों को इस मुश्किल वक्त में जो समर्थन दिया गया उसके लिए आभार व्यक्त किया। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग और रिश्तों को मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया गया।
खाड़ी में जारी संघर्ष के चलते उपजे ऊर्जा संकट पर भारत सरकार लगातार निगरानी कर रही है और हालात से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने माना है कि एलपीजी सप्लाई चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि देश में कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए। देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी की कोई कमी नहीं है और एलपीजी के भी पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। सरकार ने कहा है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और पैनिक बुकिंग से बचें। इस बीच हॉर्मुज की रात से 2 और भारतीय जहाज भारत पहुंचने वाले हैं, जिनमें एलपीजी मौजूद है। 2 और भारतीय जहाज जगवसंत और पाइन गैस हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ गैस से भरे जहाज नहीं हैं, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भारत के बढ़ते कद और भरोसे का प्रतीक है। इन दोनों जहाज के 27 मार्च को भारत के बंदरगाह पर पहुंचने की संभावना है। हर जहाज में 45,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी भरा हुआ है। मंगलवार को पश्चिम एशिया की स्थिति पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोत परिवहन मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो सुरक्षित निकल चुके हैं। 2 भारतीय फ्लैग वाले एलपीजी कैरियर्स पाइन गैस और जगवसंत, इन दोनों जहाज़ों ने सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया और ये भारत की तरफ अग्रसर हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए भारत को कोई फीस नहीं देनी पड़ी है, क्योंकि समुद्र में नौवहन की आज़ादी का अंतर्राष्ट्रीय कानून है। लेकिन जहाज़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हम उस इलाके के देशों के साथ समन्वय करते आ रहे हैं। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने जानकारी दी कि सभी पेट्रोल पंपों पर प्रचुर मात्रा में डीजल और पेट्रोल मौजूद है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि करीब 11 लाख माइग्रेंट लेबर को एलपीजी मिल रहा है। नए को 5 किलो वाला सिलेंडर भी दिया जा रहा है। साथ ही सभी को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लगभग 60 लाख ऐसे हाउस होल्ड हैं जहां पर पीएनजी कनेक्शन त्वरित दिया जा सकता है। कल की एक दिन में लगभग 7,500 डोमेस्टिक और कमर्शियल कनेक्शंस ऐसे लोगों को दिए गए हैं। उज्ज्वला स्कीम के तहत लगभग 11 लाख माइग्रेंट लेबर कनेक्शन ले चुके हैं। येस्टरडे ऑल्सो मोर देन 20,000 5 kg सिलेंडर्स हैव बीन गिवन। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पश्चिम एशिया के उन इलाकों से हवाई जहाजों की आवाजाही बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय के दूतावास 24 घंटे काम कर लोगों की मदद कर रही हैं। राजनयिक स्तर पर भारत दुनिया के सभी देशों के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अमेरिकी विदेश मंत्री से बात की और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के दिल्ली स्थित राजदूतों के साथ भी बैठक की गई। Since February 28th, around 402,000 passengers have returned from the region to India. We continue to assist travel of Indian nationals in Iran through Armenia and Azerbaijan to India. We are also facilitating travel of Indian nationals from Israel via Jordan to India. In view of the flight restrictions from Kuwait, Bahrain and Iraq, we continue to facilitate travel of Indian nationals via Saudi Arabia. External Affairs Minister, yesterday he spoke with the US Secretary of State. The two leaders discussed the situation in West Asia and its impact on international economy with particular focus on energy security concerns. External Affairs Minister also spoke with his counterpart, His Excellency Vijitha Herath, the Foreign Minister of Sri Lanka. Separately, External Affairs Minister met with all GCC ambassadors here in Delhi yesterday. There again, he exchanged views on the ongoing conflict in West Asia and thanked each one of them for their continued support to the Indian community in the region. देश में 32 राज्यों में कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग कमेटी बनाए गए हैं। गैस सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए छापेमारी की जा रही है। 60 लाख घरों को तुरंत पीएनजी कनेक्शन दिए जा सकते हैं, जबकि 11 लाख प्रवासी एलपीजी के कनेक्शन ले चुके हैं। डीडी न्यूज के लिए अखिलेश सुमन की रिपोर्ट।
भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जरिए प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण आदेश 2026 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अधिसूचित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार का मकसद साफ है, पूरे देश में पाइपलाइनों को तेजी से बिछाने और विस्तार करने के लिए एक सुव्यवस्थित, समयबद्ध और पारदर्शी ढांचा तैयार करना, ताकि अनुमतियों में होने वाली देरी और ग्राउंड पर होने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। भारत सरकार के इस फैसले से पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क का विस्तार होगा, साथ ही रसोई, परिवहन और उद्योगों में स्वच्छ ईंधन की ओर बदलाव तेज होगा, जो ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। सरकार का कहना है कि बढ़ती ऊर्जा मांग और वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए यह आदेश पुरानी समस्याओं जैसे नियामक अनिश्चितता, अनुमोदनों में देरी और अड़चनों को दूर करेगा। यह कदम स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर वायु गुणवत्ता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के दर्जे और धर्म परिवर्तन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति का संवैधानिक प्रावधान केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म तक सीमित है। इन तीनों धर्मों को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम या ईसाई बन जाता है तो उसका एससी का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि धर्म बदलकर मुस्लिम या ईसाई धर्म अपनाने वाला अनुसूचित जाति का व्यक्ति SC/ST एक्ट के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सुनाया है। भारतीय रेलवे में बड़े सुधार लागू किए गए हैं। माल ढुलाई से लेकर टिकटिंग सिस्टम तक कई महत्वपूर्ण फैसलों का उद्देश्य सेवाओं को आधुनिक, पारदर्शी और यात्रा हितैषी बनाना है। खासतौर पर टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। कैसे ये तमाम नियम आम लोगों को राहत देंगे, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कृपया ध्यान दीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ ही समय में आ रही है। भारतीय रेल ने अपने कामकाज को अधिक कुशल और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग पॉइंट बदलने के नियमों में अहम बदलाव किया है। पहले जहां यात्रियों को टिकट रद्द करने के लिए अंतिम स्टेशन तक जाना पड़ता था या ऑनलाइन TDR भरना जरूरी होता था, अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह सरल बना दिया गया है। अब यात्री किसी भी स्टेशन के काउंटर से अपना टिकट कैंसिल करा सकते हैं। TDR यानी टिकट डिपॉजिट रसीद की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। यानी अगर किसी कारण से यात्रा नहीं हो पाती है तो रिफंड अपने आप मिल जाएगा, बिना किसी अतिरिक्त प्रक्रिया के। चार्ट बनने के समय में भी बदलाव किया गया है। पहले ट्रेन के प्रस्थान से करीब 4 घंटे पहले चार्ट बनता था, लेकिन अब इसे 9 से 18 घंटे पहले कर दिया गया है। इसी के साथ कैंसिलेशन की समय सीमा को भी संशोधित किया गया है। अब 72 घंटे, 24 घंटे और 8 घंटे के स्लॉट के नियम लागू होंगे, जिसमें यात्रियों को अपनी यात्रा योजना बदलने के लिए ज्यादा समय मिल सके। इसके अलावा यात्री अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपनी बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं और काउंटर टिकट पर भी आखिरी समय तक यात्रा श्रेणी अपग्रेड कर सकते हैं। चार्टिंग को 4 घंटे से चेंज करके 9 to 18 आवर्स कर दिया है, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। 8 घंटे पहले है तो कोई रिफंड परमिट नहीं करेंगे। 24 घंटे से 8 घंटे पहले अगर कराते हो तो लेट कैंसिलेशन का उसमें 50% रिफंड करेंगे। 72 to 24 आवर्स में 25% ऑफ द फेयर इंट्रोड्यूस किया, जो कि कैंसिलेशन का चार्ज रहेगा। और 72 आवर्स से पहले नो डिडक्शन एक्सेप्ट जो चार्ज होता है मिनिमम टिकट पे कैंसिलेशन का, वो रहेगा। इसमें चेंज ऑफ बोर्डिंग पॉइंट इसको एकदम फ्री कर दिया। बेसिकली डिजिटली कर सकते हो विदिन 30 मिनट्स ऑफ द डिपार्चर। रेलवे विभाग ने तत्काल टिकट बुकिंग में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। तत्काल टिकट बुकिंग में भी आधार आधारित OTP और एंटी-बॉट सिस्टम लागू किया गया है, जिससे फर्जी बुकिंग पर रोक लगी है और करोड़ों संदिग्ध ID निष्क्रिय किए गए हैं। तत्काल में जो बुकिंग होती थी, बॉट्स का यूज करके, फ्रॉडुलेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके लगातार लोग ट्राई करते थे। एक टेक्नोलॉजी लेके आए बॉट्स को डिटेक्ट करने की। उसके बाद में तत्काल में एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए। उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के बाद में एजेंट्स और टाउट्स पहले 30 सेकंड्स में बुक कर लेते थे, वो बंद हुआ। 3 करोड़ फेक अकाउंट्स को हटाया गया और उससे बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है।
यात्री सुविधाओं के अलावा माल परिवहन के क्षेत्र में नमक ढुलाई को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए विशेष नॉन कोरोसिव कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें वैगनों को होने वाले नुकसान में कमी आएगी और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी रेलवे ने आधुनिक वैगनों की शुरुआत की है। सिंगल और डबल स्ट्रैक कैरियर के जरिए अब ज्यादा वाहनों की ढुलाई एक साथ संभव होगी, जिससे लागत और समय दोनों की बचत होगी। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया को सख्त किया गया है। पात्रता मानकों में वृद्धि, सब कॉन्ट्रैक्टिंग पर नियंत्रण और अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी जैसे कदम पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करेंगे। रेलवे इन बदलावों को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। इन सुधारों से भारतीय रेल न सिर्फ अधिक आधुनिक और कुशल बनेगी, बल्कि यात्रियों के लिए यात्रा भी ज्यादा आसान और सुविधाजनक होगी। डीडी न्यूज के लिए संवाददाता दीपक सिंह रावत की रिपोर्ट। और आइए अब बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबरों की। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एआईएडीएमके ने अपना घोषणा पत्र जारी कर बड़ा चुनावी दांव खेला है। पार्टी ने आम जनता, खासकर महिलाओं और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई बड़े वादे किए हैं। मुफ्त फ्रिज, नगद सहायता और राशन में अतिरिक्त सुविधाओं जैसे ऐलानों के जरिए पार्टी ने सीधे मतदाताओं को साधने की रणनीति बनाई है। एआईएडीएमके के महासचिव ए पलानीस्वामी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया कि इसमें कुल 297 वादे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र समाज के हर वर्ग से सुझाव लेकर तैयार किया गया है। घोषणा पत्र में कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिला कल्याण, पर्यावरण, पर्यटन और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसके चलते इस बार चुनाव आयोग हर वो संभव प्रयास कर रहा है ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। इस सिलसिले में चुनाव आयोग ने बंगाल के 18 जिलों के कुल 73 रिटर्निंग अधिकारियों का तबादला किया है, तो केंद्रीय बलों की संवेदनशील इलाकों में तैनाती भी की जा रही है। बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया के तहत पहली पूरक मतदाता सूची जारी की गई है, लेकिन कितने नाम जुड़े हैं या कटे हैं, इसको लेकर स्पष्टता अभी नहीं है। इस बीच तमाम प्रत्याशियों ने अपना अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है, तो टीएमसी और भाजपा के बीच जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी रण सज गया है। सभी दल जीत के लिए अंतिम रणनीति को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे। यहां उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 73 रिटर्निंग अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी क्षेत्र भवानीपुर के अलावा रासबिहारी, एंटाली, चौरंगी, जोरासांको और बेलियाघाटा के रिटर्निंग अधिकारी भी तबादला सूची में शामिल हैं। उत्तर और दक्षिण कोलकाता को छोड़कर 18 जिलों के कुल 73 रिटर्निंग अधिकारियों का तबादला किया गया है। इन जिलों में सबसे ज्यादा तबादला उत्तर 24 परगना में हुआ है, जहां 13 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों को बदला गया है। दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर के 10 विधानसभा क्षेत्रों में भी रिटर्निंग अधिकारियों का तबादला किया गया है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी के पद पर अपेक्षाकृत जूनियर स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, इसलिए उन्हें हटाया गया। इसके साथ ही राज्य में कुल आरओ में से लगभग 26% को बदल दिया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पूर्व पहली पूरक मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की अधिनिर्णय प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में जोड़े या हटाए जाने नामों की कुल संख्या का अभी खुलासा नहीं किया है। पहली पूरक मतदाता सूची सोमवार आधी रात के आसपास आयोग के वेबसाइट पर अपलोड की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने मंगलवार को बताया कि इस समय वो भी सटीक आंकड़े नहीं दे सकते। इससे पहले 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में लगभग 60 लाख नाम विचाराधीन के तौर पर चिन्हित किए गए थे। पूरक सूची में उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं जिनके मामलों पर न्यायिक अधिकारियों ने निर्णय दे दिया है। चुनाव की घंटी तो बज चुके हैं, लेकिन अब तक पता नहीं कि मतदाता सूची में कितने वैध वोटर को निकाला गए, कितने वैध वोटर को शामिल किए गए।
पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। रासबिहारी निर्वाचन क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार देवाशीष कुमार ने चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने क्षेत्रीय लोगों से संवाद करते हुए अपनी पार्टी के एजेंडे और विकास योजनाओं को साझा किया। वहीं भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसा करने का मामला उठाया है। सालों से मुर्शिदाबाद के इलेक्शन और उसके आजू बाजू के जिले के इलेक्शन को बॉम्ब की इलेक्शन बना के रखा है सारे पार्टियां। इनके हाथ से निकालकर यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन बनाना चाहिए। संतराश चालू हो गया, बहुत पहले से ही चालू हो गया। पूरा बीजेपी कर्मी लोगों के ऊपर अटैक और गोली चाकू ये सब चल रहा है। बंगाल का जब चुनाव होता है पूरा देश को पता चल जाता है कि बंगाल का चुनाव हो रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के दुर्गम इलाकों में चुनाव से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये आप देख रहे थे 4 प्रदेशों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने एक बार फिर ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू की व्यवस्था परिवर्तन के विजन पर ही अब सवाल उठ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा से वैल्यू एडेड टैक्स संशोधन बिल पास हो गया है, जिसके बाद हिमाचल सरकार को पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का हक मिल गया है। इस फैसले के बाद भाजपा कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। आर्थिक बोझ की मार, जनता लाचार। सुक्खू सेस लगाएंगे, अपनी जेब बचाएंगे। जिस व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ सुक्खू सरकार सत्ता में आई थी, अब उसी विजन का बोझ हिमाचल प्रदेश की जनता ढोने को मजबूर हो चुकी है। वजह है प्रदेश की आर्थिक स्थिति। अपने अजीबोगरीब फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर नया कारनामा कर दिखाया है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा से वैल्यू एडेड टैक्स संशोधन बिल 2026 पास हो गया है, जिसके बाद सरकार को पेट्रोल और डीजल के रेट 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने का अधिकार मिल गया है। मतलब साफ है कि हिमाचल में तेल महंगा होने वाला है। सुक्खू सरकार के इस फैसले को भाजपा ने जनता की जेब पर हमला बताया है। हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से कठिनाई में है, संकट में दो राय नहीं, लेकिन फैसले मुख्यमंत्री को सोच समझ करके लेने चाहिए। एंटी टैक्स हिमाचल प्रदेश में लगा दिया बाहर की गाड़ियों पर, और अल्टीमेटली उसके रिपरकशन ये हुआ कि पंजाब में उन्होंने फैसला ले लिया कि हम भी हिमाचल की गाड़ियों में टैक्स लगाएंगे। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी हिमाचल में खटाखट मॉडल लेकर आए, और वो इतना खटारा मॉडल निकला है कि हिमाचल की हालत खस्ता हो। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी की जेब पर कांग्रेसी हमला हुआ है। सालाना 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा आम आदमी की जेब पर टैक्स की मार पड़ने वाली है, वैट की मार पड़ने वाली है। जब सरकार कांग्रेस की बनी तो 2 महीने के अंदर 3 रुपया वैट बढ़ा दिया, फिर 3 रुपया वैट बढ़ाया, कुल मिला के 10 रुपये 40 पैसे वैट डीजल पर किया, और अब 5 रुपये सेस लगा दिया जब वैट से दिल नहीं भरा। तो ये पहली सरकार ऐसी होगी जिसने आम आदमी की जेब पर एक बार नहीं 3-3 बार हमले किए हैं। वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन सुक्खू सरकार जनता को महंगाई का झटका देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बनने जा रहा है। इससे पहले उत्तराखंड इस दिशा में
पहल कर चुका है। सरकार ने उत्तराखंड के मॉडल के अनुरूप यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 बिल पेश किया है। यह बिल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विधानसभा में पेश किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल का उद्देश्य गुजरात के सभी निवासियों के लिए एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करना है, जिसमें राज्य के बाहर रहने वाले निवासी भी शामिल होंगे। हालांकि कुछ अनुसूचित जनजातियों और उन समूहों को इससे छूट दी जाएगी जिनके पारंपरिक अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित हैं। इस बिल में धर्म से परे सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित कानून के तहत लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और ऐसा न करने पर जुर्माने लगाने का प्रावधान भी किया गया है। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल राज्य की सभी बेटियों, माताओं एवं बहनों के हित में गुजरात विधानसभा में यूसीसी बिल को पेश करने जा रहे हैं। यूसीसी बिल अपने आप में ये माता, बहन एवं बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए और उनके हक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आने वाले दिनों में साबित होने जा रहा है। गुजरात में यह ऐतिहासिक बिल के माध्यम से आने वाले दिनों में मेरे राज्य की हर बेटी, माता एवं बहनों को एक समान हक मिलने जा रहा है। विकसित दिल्ली, हरित दिल्ली के निर्माण के लिए बजट में इस बार दिल्ली नगर निगम को 11,266 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किस तरह देखते हैं दिल्ली के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह इस बजट को? इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली का बजट पेश हो चुका है और दिल्ली नगर निगम को भी मिला है बहुत कुछ। क्या मिला है, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह। आज एक ऐतिहासिक बजट दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने प्रस्तुत किया। ऐसा कमाल का बजट जिसमें हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पैसा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम को दिया, जो दर्शाता है कि एक ग्राउंडेड जनता से जुड़ी हुई नेता, जनता से जुड़ी हुई सरकार कैसे अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करती है, जो एक इच्छा शक्ति रखती है कि निगम मजबूत हो। और जिन्होंने 11,266 करोड़ रुपया इतना पैसा दिल्ली नगर निगम को दिया ताकि किसी भी तरह की वित्तीय जो समस्याएं हैं दिल्ली नगर निगम को ना हो। इसके अलावा 1,000 करोड़ रुपया दिल्ली की रोड्स को ठीक करने के लिए दिया, नई बनाने के लिए कहा, नवीनीकरण के लिए दिया। इसके अलावा जो सीवर के लिए और इंडस्ट्रियल एरिया में 160 करोड़ रुपया दिया, 5 पार्किंग दी। तो इतना कुल मिलाकर हमारी उम्मीद से बहुत ही बाहर ऐसा बजट पेश किया जो अपने आप में देश के लिए, दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बजट है। साथ ही साथ मैं ये दिल्ली की जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये है फ़ायदे ट्रिपल इंजन की सरकार के, कि सेंटर हो या स्टेट हो या निगम हो, सब आपकी चिंता करते हैं। इतना पैसा देकर मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ दिल्ली सरकार का। और मैं दिल्ली सरकार को भी और दिल्ली की जनता को भी ये अपनी तरफ से, दिल्ली नगर निगम की तरफ से भी ये कहना चाहता हूँ कि हम भी मेहनत करके दिल्ली को उज्जवल बनाएंगे, दिल्ली को साफ स्वच्छ बनाएंगे, दिल्ली को हरित बनाएंगे। और जैसा सोचना है हमारी शीर्ष नेतृत्व का कि दिल्ली को एक अच्छी सिटी बनाएं जहां पर गंदगी ना हो, सफाई हो, प्रदूषण ना हो, हम उसकी ओर अग्रसर होंगे। तो ये थे दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह जो बता रहे थे कि किस तरह से जो दिल्ली के बजट के अंदर दिल्ली नगर निगम को पैसा दिया गया है उससे विकसित दिल्ली तो तैयार होगी, साथ ही दिल्ली नगर निगम के भी विकास कार्यों को गति मिल सकेगी। कैमरामैन सुनील सिंह और केशव प्रसाद के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज यानी क्लॉज और एनडीएमए ने आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें आपदा प्रबंधन और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस संगोष्ठी में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और आपदाओं को लेकर व्यापक सोच अपनाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा, हमारे पास आपदाओं और मानवीय घटनाओं के प्रति एक लंबा दृष्टिकोण है। साथ ही उन्होंने बदलते समय में आपदाओं को समझने और उससे निपटने के लिए व्यापक और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता बताई।
We have for long approached disasters as humanitarian events. You've just heard much of it here. That is in keeping with the norms of understanding, but this cannot be bracketed that we restrict our thinking so severely to allow it to just remain within the humanitarian domain. We need to remain open to different connotations of disaster and frame a wider understanding of the whole issue. Disasters are not just humanitarian challenges, they are actually strategic events. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित विश्व टीबी दिवस 2026 के राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक लक्ष्य से पहले टीबी उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश में टीबी मामलों में 21% और टीबी से होने वाली मौतों में 25% की कमी आई है। इस मौके पर जेपी नड्डा ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत की और एआई सक्षम टीबी मुक्त भारत ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि टीबी एक रोगी और पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है, इसलिए समय पर जांच, इलाज और सामाजिक जागरूकता बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कई माओवादी समाज की मुख्यधारा में वापस लौट चुके हैं और उनका सिलसिला लौटने का लगातार जारी है। डीकेएसजीसी सदस्य पापा राव, डीवीसीएम प्रकाश मड़वी और डीवीसीएम अनिल ताती सहित कुल 18 माओवादी कैडर्स ने हिंसा छोड़ते हुए आत्मसमर्पण किया और समाज की मुख्यधारा में लौटने का संकल्प लिया। इस समूह में 7 महिला कैडर भी शामिल रहीं। सभी कैडर्स ने सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए अपनी AK-47 राइफल्स और अन्य श्रेणीबद्ध हथियार सौंपने की प्रक्रिया में शिरकत की। इस आत्मसमर्पण को नक्सल मुक्त बस्तर के संकल्प को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक निर्णायक सफलता माना जा रहा है। दंडकारण्य क्षेत्र में माओवादी आंदोलन के इतिहास में पहली बार है जब नक्सल संगठन प्रभावी रूप से नेतृत्व विहीन हो गया है। सरकार की परिकल्पना और क्षेत्र के लोगों की लंबी समय से रही आकांक्षा के अनुरूप बस्तर अब एक नई ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मक पहचान के साथ उभरने की दिशा में अग्रसर है। आशा जताई जा रही है कि बाकी बचे कुछ कैडर्स जो वर्तमान में छोटे मोटे समूहों में भटक रहे हैं, वो भी शांति का रास्ता अपनाते हुए मुख्यधारा में लौटेंगे। इस संबंध में आत्मसमर्पण करने वाले सभी 18 कैडर्स, जिनमें पापा राव भी शामिल हैं, का औपचारिक पुनर्समावेशन जल्द ही किया जाएगा। साथ ही इस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी शीघ्र साझा की जाएगी। दिल्ली में एनआईए की विशेष अदालत ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत एक मामले में कश्मीरी अलगाववादी और दुख्तरान मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उनकी 2 सहयोगियों सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को 30-30 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने पाया कि तीनों आरोपी सक्रिय रूप से संगठन चलाकर जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश में शामिल थीं। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भड़काऊ सामग्री फैलाकर हिंसा और जिहाद के लिए उकसाया। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।